नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटाने पर किए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बैठक में नॉर्थ ईस्ट में किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन को फिर से रिवाइव करने का फैसला। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ की मुलाकात। जनजातीय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने और बहुविवाह की प्रथा को जड़ से समाप्त करने पर हुई चर्चा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में कस्तूरबा गांधी उच्च शिक्षण संस्थान के नए शैक्षणिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। विधायक मुचु मिथी ने कहा, शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से छात्रों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता घटाने का फैसला किया गया और इसके लिए नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश के किसानों की आय दोगुना करने पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, नॉर्थ ईस्ट में किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन को फिर से रिवाइव करने का फैसला किया गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले से नॉर्थ ईस्ट के किसानों को बहुत बल मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके लिए रिवाइवल पैकेज की घोषणा आज की गई है। 77.45 करोड़ रुपए का यह पैकेज है और इससे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लाभ मिलेगा, अच्छे मूल्य मिलने में सहायता होगी। 3300 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और कॉरपोरेशन किसानों को बेहतर सुविधा, ट्रेनिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, रजिस्ट्रेशन, बैम्बू प्लांटेशन और बी कीपिंग, ई कॉमर्स और नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक उत्पादों को मार्केटिंग के लिए केंद्रीय योजनाओं की भी इसमें सहायता उपलब्ध करवाएगी। इससे कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे किसान हैं उनको फायदा मिलेगा, इस कॉरपोरेशन की रिवाइवल होगी और कुल मिलाकर वैल्यू एडिशन में भी बल मिलेगा। तो दोनों ही योजनाओं में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बहुत बड़ा बल मिल रहा है। भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। 5 साल का औसत निकालेंगे, जैसे एमएसपी को करते हैं, लगभग उसी दिशा में एक मैकेनिज्म बनेगा और केंद्र सरकार उसके मूल्य का निर्धारण करेगी। तो किसान के सामने आने वाले कल में फसल आएगी तो मूल्य उसके सामने रहेगा, तो वो खेती करने की ओर प्रवृत्त होगा। और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों को पैदा गंभीर खतरों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अगले सप्ताह विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। करीब 90 अन्य देशों के अनुरोध पर जेनेवा फोरम इस महीने की 24 तारीख को सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार है। विशेष सत्र बुलाने के लिए परिषद के 47 सदस्य देशों का समर्थन जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सूची के अनुसार अब तक ब्रिटेन और फ्रांस इस सूची में शामिल है, लेकिन
चीन और रूस के नाम इसमें नहीं है। अमेरिका सहयोगी देशों में नहीं है, पर्यवेक्षक के रूप में उसकी उपस्थिति रहेगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की शाम कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला बैठक में उपस्थित थे। जलवायु परिवर्तन और इससे प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंगलवार को ई प्रगति की बैठक में क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट मिशन 2047 के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर और हिमालयन राज्यों के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश की जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने अगले 2 दशक के लिए जल संरक्षण, कृषि, वन क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र की कार्य योजना को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट मिशन 2047 पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान केंद्रीय एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के नियंत्रण में अरुणाचल प्रदेश में एटॉमिक मिनरल्स के दोहन का निर्णय लिया गया। राज्य में डोलोमाइट, लाइमस्टोन, टर्मेल लाइम सहित विभिन्न खनिजों का पता लगाने के लिए त्वरित गति से सर्वे कराने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समय पर लागू करने और 75 सप्ताह तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान जनजातीय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने और बहु विवाह की प्रथा को जड़ से समाप्त करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक बनाने तथा खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर नाश्ते पर भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी। मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल होता है। कि आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया। ये मैं सच बताता हूँ, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो
मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता था और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था। और हर एक परिवार को समझा के बच्चियों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को, और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ़ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 35,178 नए मामले दर्ज किए गए और 37,169 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,67,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.52% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,05,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 142 नए मामले सामने आए और 215 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,763 है और रिकवरी दर 96.1% है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,988 सैंपल एकत्र किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पूर्वोत्तर राज्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 13 अरब रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने आज कोविड महामारी और टीकाकरण पर गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद श्री मंडाविया ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि जनसंख्या अनुपात के अनुसार महामारी से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों की इच्छा के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहा है। श्री मंडाविया ने पूर्वोत्तर राज्यों में आक्रामक टीकाकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टीकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य कोविड महामारी का अत्यधिक प्रभावशाली ढांचे से प्रबंध कर रहे हैं। फिर से सुनिए, प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के सभी राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और भविष्य में कोविड का सामना करने के लिए 1,300 करोड़ से अधिक कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को सहायता दी जाएगी। ये सहायता का उपयोग करके लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट हो, बफर स्टॉक हो, ऑक्सीजन का स्टॉक हो, बेड की सुविधा बढ़े, ICU बेड की सुविधा बढ़े, बच्चों के लिए बेड की सुविधा बढ़े। ये सारी व्यवस्था उसमें से की जाएगी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वैक्सीनेशन स्पीड से हो, इसके लिए भी विस्तार से चर्चा की गई है। सभी स्टेट को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और सभी स्टेट भी बहुत एग्रेसिवली वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सभी स्टेट अपनी ओर से कोविड मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बनाया है, ये प्लान का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है और भारत सरकार उसमें सहयोग कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,16,075 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,98,450 टीके उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में राज्य के सुदूर इलाकों में कोविड टीकाकरण का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि टीकाकरण दल 2 से 3 घर वाले गांव में भी घने जंगलों और मुश्किल पर्वतीय रास्तों पर पैदल चलकर लोगों को कोविड का टीका लगा रहे हैं।
श्री खांडू ने कहा है कि कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स में कोविड टीकाकरण को लेकर जुनून से राज्य में निर्धारित समय पर सभी लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकिब कुशवाहा ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में कस्तूरबा गांधी उच्च शिक्षण संस्थान के नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुचु मीथी, जिला उपायुक्त के.एन. दामो, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक दीपक तायंग सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक मुचु मीथी ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि समय पर परियोजनाओं के पूरा होने से सभी लोगों को विकास का लाभ मिलेगा। मेट्रो जी ने जो शुरू किया है, मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कोमनी मेट्रो के ऊपर कि ऐसे संस्था यहाँ शुरुआत किया है। वेस्ट कामेंग जिले के नाफरा अंचल के काजांगलांग लापुसा क्षेत्र में भगवान बुद्ध की 8वीं शताब्दी के शिलालेख मौजूद है। अपने एक ट्वीट में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 8वीं शताब्दी के दौरान गुरु पद्मसंभव ने हिमालयन क्षेत्र का भ्रमण किया था और ये शिलालेख उसी दौरान के हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि गुरु पद्मसंभव को निंगमा परंपरा का संस्थापक माना जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।